गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू आर। बेटा आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 33 करेंगे। अम्ल क्षार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अम्ल और क्षारों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अम्ल के गुण, क्षार के गुण, ठीक है, और उनके सूचक, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, लिटमस पेपर, गुड़हल का फूल, हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करनी भी हैं, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उदासीनीकरण। जब हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ चुके हैं तो अब हमारा जो है बात आती है उदासीनीकरण की। देखिए, हमें पता है जो क्षार होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। हमने दोनों के बारे में पढ़ा। अब मान लीजिए किसी क्षार को ही किसी अम्ल में मिला दे तो क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए सूचक, अब तक आपने जो सूचक लिया वो लिटमस लिया, ठीक है, आपने गुड़हल का फूल लिया। अब एक केमिकल फिनाफ्थलीन, इसे हम लेंगे सूचक के रूप में, ठीक है। देखिए एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर। कोई एक परख नली लीजिए। इस परख नली में 1/4 हिस्सा जो है ना, उसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए, यानी कि HCl से भर लीजिए। ये हो गया आपका अम्ल। अब इसका आप रंग भी नोट करके रख लीजिए, ठीक है। फिनाफ्थलीन विलयन के रंग को भी अलग से आपने फिनाफ्थलीन ले रखा है, उसका भी रंग आप देख लीजिए क्या रंग है। अब इस अम्ल में थोड़ी सी आप क्या करें, 2-3 बूंदे मिला दीजिए अम्ल में, है ना। इस अम्ल में 2-3 बूंदे किसकी मिला दीजिए, आप सूचक की मिला दीजिए, यानी फिनाफ्थलीन की मिला दीजिए। और धीरे से आप परख नली को हिलाइए। आपको अम्ल के रंग में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा। अम्लीय विलयन जो हो गया है, इसमें ड्रॉपर की सहायता से आपने देखिए पहले तो आपने सूचक डाल दिया। अब इसी अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जो कि एक प्रबल क्षार है, एक बहुत जो है क्षार है, आपने क्षार भी मिला दिया। अब परख नली को फिर से धीरे धीरे हिलाइए। क्या इसके रंग में कोई भी आपको परिवर्तन नज़र आया? तो देखेंगे आप विलयन को धीरे धीरे हिलाते रहें लगातार, और एक एक बूंद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि क्षार डालते रहें अम्ल में, है ना। और तब तक डालते रहें जब तक कि इसका रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए, ठीक है। अब इसी में आप फिर से अम्ल डालना शुरू कीजिए, अम्ल की बूंदें डालिए, है ना। आप अम्ल की बूंदें डालेंगे तो क्या होगा, ये जो गुलाबी रंग है वापस गायब हो जाएगा और ये रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। अब रंगीन हो गया, फिर से आप इसमें क्षार डालिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही आपने क्षार डाला वापस रंग बदल के गुलाबी हो जाएगा। फिर आप अम्ल डालेंगे, वापस रंग गायब हो जाएगा। फिर आप वापस क्षार डालेंगे, गुलाबी, और फिर वापस रंगहीन होता रहेगा, ठीक है। ये क्या निश्चित कर रहा है? ये निश्चित कर रहा है कि अगर विलयन क्षार का है ना, अगर विलयन कैसा है, क्षार का विलयन है, तो जो फिनाफ्थलीन है उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। लेकिन अगर विलयन अम्ल का है तो जो फिनाफ्थलीन है वो बिल्कुल भी रंग नहीं देगा, रंगहीन हो जाएगा। अब क्या है कि जब किसी क्षारीय विलयन में अम्लीय विलयन मिलाया, भाई देखो, अगर विलयन क्षार का है, आप फिनाफ्थलीन मिला रहे हो तो गुलाबी हो गया। अगर अम्ल है उसमें मिला रहे हो तो कोई भी रंग नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कोई क्षार और कोई अम्ल दोनों आपस में मिला रखे हैं, है ना, आपने क्षार और अम्ल दोनों मिला रखे हैं, तो क्या करेगा, ये दोनों विलयन एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे। मतलब दोनों के दोनों अपने दोनों के गुण जो हैं, प्रभाव जो है वो ख़त्म कर लेंगे। ना तो अब उसमें अम्ल का गुण रहेगा और ना ही उसमें क्षार का गुण रहेगा, ठीक है। जब किसी क्षार और अम्ल है, इन दोनों के विलयन को बराबर मात्रा में या उचित मात्रा में मिलाया जाता है ना भाई। मतलब दोनों का एक ही प्रकृति होनी चाहिए, एक ही उनका मात्रा होनी चाहिए। तो आधी आधी परख नली अगर आप दोनों को बराबर से मिलाएंगे तो ये जो विलयन नया बनेगा, ये ना तो क्षार रहेगा और ना ही अम्ल रह पाएगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें, क्षार और अम्ल दोनों जो है ना वो अपनी अपनी प्रकृति विलुप्त हो जाती है, यानी कि दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं। तो
इस प्रकार जो विलयन बना है वो ना तो क्षार है और ना ही अम्ल है। ठीक है, अब आप क्या करें, उदासीनीकरण जब हो गया, जब आपने अम्ल और क्षार को मिलाया, तो अम्ल और क्षार के मिलाने के बाद वो दोनों उदासीन हो गए, मतलब दोनों के गुण खत्म हो गए। तो आप उसके बाद तुरंत परख नली है ना बेटा, उसको बाहर से छू कर देखें तो क्या होगा, वो परख नली आपको गरम गरम लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि जब भी आप अम्ल और क्षार मिलाएंगे और वो उदासीन होंगे, अपने अपने गुण नष्ट हो जाएंगे उनके, तो इस जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है तो भाई ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ जाएगा तो परख नली गर्म हो जाती है। क्लियर है। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है उसमें जो नया पदार्थ उत्पन्न होता है, नया जो पदार्थ बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लवण कहते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है ये कि अम्ल और क्षार आपने मिला दिए तो वो अम्ल भी नहीं रहा और वो क्षार भी नहीं रहा, उसका उदासीनीकरण हो गया, लेकिन जो नया बना वो भी तो कुछ होगा। तो जो नया बनता है उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब ये लवण जो है ना, ये अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, क्षारीय का भी, और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। तो इसलिए हम उदासीनकरण की अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी क्षार और किसी अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया, क्षार और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इसमें ऊष्मा तो मुक्त होती है, लवण बनता है, और लवण के साथ साथ जल भी बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार जब आप मिलाएंगे तो उससे लवण बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा मुक्त हो जाएगी। इसके लिए एक अभिक्रिया दे दी, अम्ल के लिए आपने ले लिया HCl और क्षार के लिए ले लिया NaOH, तो लवण बनाएगा। लवण क्या होता है, Na इसका Cl इसका मिला के लवण बना देंगे। लवण का मतलब होता है एक तरह से नमक, है ना, और NaCl एक नमक है जो हम घर में खाते हैं। फिर यहाँ H बचा, यहाँ OH में जा, ये दोनों मिलकर H2O यानी जल बाहर निकालेंगे और ऊष्मा इसमें मुक्त होती ही है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा हुआ आपका। इसके बाद नेक्स्ट इसमें छोटा सा टॉपिक बचा है कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण जो होता है, तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से उदाहरण है। तो अपाचन, देखो बेटा हमारे पेट में, पाचन तंत्र में आपने पढ़ा होगा, पेट के अंदर है ना HCl यानी तेजाब यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब क्या होता है, ये भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा हमारी सहायता करता है। ठीक है, सहायता करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आमाशय जो पेट है ना, इसके अंदर अम्ल की मात्रा एक निश्चित मात्रा से बहुत अधिक हो जाती है। बहुत अधिक अगर इसकी मात्रा हो जाएगी तो आपका खाना नहीं पचेगा, आपको एसिडिटी हो जाएगी, है ना, और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, गैस बन जाती है और बहुत आपको दर्द होता है। अब अपाचन हो गया, अम्ल बहुत ज़्यादा हो गया, तो अम्ल को कम करने के लिए क्या करते हैं हम इनो खाते हैं, है ना, तो दूध या मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्या करेगा, जब आप इनो खाएंगे, कोई इनो क्षार होता है, आपके पेट में अम्ल बढ़ गया, आपने क्षार खाया, तो क्षार और अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिससे आपके पेट में से एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो लाल चींटियाँ होती हैं, चींटियों का जब डंक मारती हैं वो चींटियाँ, तो उसके अंदर भी अम्ल होता है ना, इसलिए जब चींटी काटती है ना तो अम्लीय द्रव छोड़ देती है आपकी त्वचा के ऊपर, जिसमें क्या होता है, आपका जो है फूल जाता है, लाल चकते हो जाते हैं चींटी काटने से। तो आप क्या करें, जब भी आपको चींटी काटे, बहुत ज़्यादा दर्द अगर आपको हो रहा है, तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि आपके घर में खाने का सोडा होता है, उस खाने का सोडे को या कैलामाइन विलयन को जहाँ पे चींटी खाई है वहाँ पर उसको गीला करके लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी चींटी काटने का कोई असर नहीं होगा। क्लियर, ये घरेलू उपचार है जो आप कर सकते हैं। फिर आता है एक मृदा उपचार, यानी मिट्टी अगर ख़राब हो गई है तो उसको उपचार करना। देखिए आप रोज़ हमेशा अगर हम रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करें, खाद, रासायनिक खाद अगर हम डालते रहें, केमिकल खेतों के अंदर डालते रहें, तो जो मिट्टी है ना उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, है ना। अगर मिट्टी जो है बेटा बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाए या अम्लीय हो जाए तो दोनों ही तरीके से ये पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, पौधे की वृद्धि नहीं हो पाती, है ना। अब आपने उर्वरक डाल दिए ज़्यादा तो मिट्टी अम्लीय हो गई, और जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो गई तो इस मिट्टी में क्या मिलाया जाए, क्षार मिलाया जाए, जिससे अम्ल और क्षार मिलकर दोनों के गुण
ख़त्म हो जाए तो इसमें क्या डाला जाता है, बुझा हुआ चूना डाला जाता है, क्योंकि ये क्षार है तो है ना, तो ये उदासीन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि मृदा जो है बहुत ज़्यादा क्षार हो गई, अब मृदा क्षार हो गई है तो अब इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जैव अपशिष्ट मिला दिए जाते हैं, ये अम्ल बनाते हैं और फिर इस क्षार और अम्ल मिलकर ये उदासीन हो जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो लास्ट आपका उदाहरण है वो है कारखानों का अपशिष्ट, यानी जो कारखानों उसमें से गंदगी निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होते हैं बेटा, और ऐसे अम्लीय पदार्थ कारखानों के गंदगी जो है सीधा के सीधा जलाशयों में, नदी नालों में डाली जाती है। और ये नदी नालों में डालने की वजह से जो नदियों में बेटा ये जो अम्ल मिल गया है, ये जो वहाँ पर रहने वाले जंतु होते हैं, मछली हो गई या और दूसरे जानवर होते हैं, उनके लिए नुकसानदायक होते हैं, उनकी स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। आपने देखा होगा मछलियाँ मर जाती हैं पानी के अंदर, वो इसी कारण मर जाती हैं। इसलिए कारखानों में ना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले, नदियों में मिला जाए उससे पहले उसे कोई क्षार पदार्थ से मिलाकर उदासीन कर लिया जाता है, तब जा कर के उसे मिलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक रह गया था बेटा, वो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है? एक तो ख़राब चीज़ होती है अम्ल वर्षा, बहुत नुकसान होते हैं हमें अम्ल वर्षा के रूप में। लेकिन देखते क्या होता है, जब बारिश आ रही है, बारिश के पानी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, है ना, तो वो अम्ल वर्षा, वर्षा तो होती है लेकिन उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है। अब वर्षा का जल तो साफ़ होता है ना, बारिश का पानी, उसमें अम्ल कहाँ से मिल जाते हैं? ठीक है। वर्षा का जल होता तो साफ़ है लेकिन उसमें रास्ते में ही अम्ल मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड ऐसी गैसें होती हैं, और ये गैसें क्या हैं? प्रदूषण वाली गैसें हैं, है ना। तो ये जब वर्षा का जल आता है और ये गैसें उसमें मिलती हैं तो वर्षा का जल क्या बना लेता है? कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा बना लेता है। तो जब बारिश पड़ती है तो वह अम्ल के पानी की बारिश पड़ती है, और जब अम्ल की वर्षा होती है तो आपने देखा होगा जो हमारे घरों की छतें होती हैं, इमारतें होती हैं ना, इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है ना। तो इस तरीके से अम्ल वर्षा का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपका चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए आप फुल फाइनल इसके नोट्स बना के तैयार रखिए और इसे लर्न करके तैयार रखिए, इंपॉर्टेंट वर्क्स निकाल के रखिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। थैंक यू।